बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। गवर्नमेंट की फार्मेशन के ऑलमोस्ट तमाम प्रोसेस, डील्स, कमिटमेंट्स, मुज़ाकरात, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं और एक अब तकरीबन एक विजुअल या एक नक्शा सामने आ चुका है कि गवर्नमेंट किस तरह की बनेगी, कौन कौन गवर्नमेंट में किस किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा। उससे पहले एक चीज़ आपसे अहम शेयर करता चलूँ कि मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो उनकी पाकिस्तान यात्रा तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और अब वो बहुत जल्द वापस अपने देश को जाने लगे हैं। अपने देश से मुराद यकीनन लंदन है। वो अपनी वापस उन्हीं अपने महल्लात और अपने जो जिनसे वो पूरी ज़िंदगी इनकार करते रहे उन फील्ड के अंदर, वो रहायश पजीर हो जाएंगे। उनका जो दौरा था पाकिस्तान का, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इस पर मैं डिटेल में भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चूँकि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के हवाले से मैंने कहा वो बात कर रहे हैं, तो उसमें अब एक चीज़ जो सामने आई है सबसे पहले, वो मुस्लिम लीग नून के बानी चेयरमैन मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो है वो वज़ीर आला होंगी। अच्छा, ये खबर तो आप तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन मैंने एक और एंगल से इस पर बात करनी थी। अब मरियम नवाज साहबा जो हैं वो गालिबन पहली खातून वज़ीर आला होंगी पाकिस्तान की किसी भी प्रोविंस के अंदर। आई थिंक सो, इससे पहले मेरे ख्याल है हिस्ट्री में कोई भी पहले खातून वज़ीर आला कम अज़ कम नहीं रही है। खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़रूर थी, लेकिन वज़ीर आला जो है वो खातून कोई भी नहीं है पहले से पहले। इसमें एक चीज़ आप नोट करिएगा कि ये तकदीर का इसे बदला कह लें, या वो क्या कहते हैं कि जैसा करना वैसा भरना कह लें, या अगर किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो आप उसके अंदर ज़रूर जाकर गिरते हैं। अगर जो भी इसको एग्जांपल आप दे लें, आप ये ज़रूर आज तकदीर ने एक चीज़ मनवा दी है कि ये शरीफ ख़ानदान, इसने माजी में अपने सियासी इनके जो मुकाबिल होते थे उनके बारे में जिस तरह के गलीज़ इल्ज़ामात लगाए हैं, जो गलत बातें की हैं, वो सारे का सारा गंद जो उन्होंने अब दूसरों के मुंह पर मला, वो तकदीर ने ऐसा वक्त ज़रूर लेके आया कि वो इनका तो झूठ होता था, लेकिन तकदीर ने हकीकत में वो गंद इनकी हथेलियों पर रखवा कर इनसे अपने ही मुंह पर मलवाया। यानी वो कांटे जो इन्होंने किसी के लिए उनके रास्तों में बखेरने की कोशिश की थी, वो आंखों से चुनवाए हैं तकदीर ने इनसे। ये इतना तकदीर ने भयानक और बदतरीन इनसे बदला लिया है और ऐसा तकदीर ने इनको सबक सिखाया है। इसकी मैं एक एक चीज़, वो सारी यादाश्तें आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि कब माजी में इन्होंने किस लीडर के लिए किस तरह की गुफ्तगू की थी और वो सारी चीज़ें इन्हें आकर क्यों करनी पड़ी और कब तक इन्होंने की और क्या कुछ इन्हें करना पड़ा। जो जो पॉसिबल हुई मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। उसमें बात ये हो रही थी कि फार्मेशन के, गवर्नमेंट की फार्मेशन के हवाले से, तो इसमें पीपल्स पार्टी ने, मैंने इस पर कल भी एक वीडियो की थी कि बिलावल भुट्टो कल का बच्चा होकर ऐसा स्मार्ट उसने प्ले किया है कि वो कोई भी, मतलब ये अभी उस एंगल पे इस तरह यकीनन बात नहीं हो रही हमारे मीडिया में, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि यही बिल्कुल हर एक का राग होगा और यही टोन होगी कि बिलावल भुट्टो ने इनको इस मुर्दे को, दफनज़दा मुर्दे को कब्र में उतारा है। वो कैसे कि आप देखें कि आईनी ओहदे जितने भी हैं वो सारे के सारे पीपल पार्टी ने अपने पास रखे हैं। मतलब वो सिंध का गवर्नर भी ले रहे हैं, वो सेनेट चेयरमैन भी ले रहे हैं, वो स्पीकर कौमी असम्बली भी उनका होगा और प्रेसिडेंट भी उनका होगा। मेन यही चीज़, अब कोई भी आपने कानून बनाना है तो स्पीकर कौमी असम्बली है ना, उसके पास जाएगा। कोई भी आपने कानून बनाना है वो सेनेट में जाएगा, प्रेसिडेंट होगा वो कानून बनाएगा। अब होगा क्या कि ये गवर्नमेंट तो मियां शहबाज शरीफ साहब की बन जाएगी, लेकिन जैसे ही इस गवर्नमेंट को गिराना हुआ, जब ये चाहें गिरा सकते हैं क्योंकि पीपल पार्टी की मुट्ठी में होगी, ब्लैक मेल करेंगे इसको। मैंने कल भी कहा था शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ कठपुतली बन के रहेगा, पीपल्स पार्टी की कठपुतली बन के रहेगा। किस तरह कि जब भी इस हुकूमत को गिराना होगा, ये इनमें से कोई बंदा एक उठेगा, वो अदम एतमाद इनके खिलाफ लेके आ जाएगा। यकीनन सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इनके हक में वोट नहीं करेगी ना। वो 80-90 सीटें और उनकी कुछ स्पेशल सीट्स भी आ जानी है अभी, कुछ और भी उनके साथ हम नवाज जमातें भी मिल गई हैं। पीपल पार्टी सिर्फ एक अदम एतमाद की तहरीक लेके आएगी, स्पीकर इनका अपना बैठा होगा, सारे के सारा वोट इनके खिलाफ जाएगा और अगले ही लम्हे ड्रम से हुकूमत गिर जाएगी। जैसे मैंने कल कहा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर बिलावल भुट्टो जिस दिन चाहे जब चाहे इनकी गवर्नमेंट गिरा सकता है। ऐसा शिकंजा कसा है बिलावल भुट्टो ने इस मुर्दे के खिलाफ। अच्छा, दूसरा क्या, कोई भी कानून अगर ये करना चाहते हैं, अगर पास करना चाहते हो, तो यकीनन जो पीपल्स पार्टी के फेवर में होगा, पीपल्स पार्टी के हक में होगा, वो तो पास हो जाएगा। बाकी ये सेनेट में होने ही नहीं देंगे, बाकी ये प्रेसिडेंट के पास जाकर होने ही नहीं देंगे। प्रेसिडेंट, मैंने आपको पहले भी कल भी ये बात की थी कि प्रेसिडेंट 5 सालों के लिए अब पक्का है, सदर सरदारी, उसे आप हटा नहीं सकते हैं। तो
ایک اور وزارت یہ کوئی بھی نہیں لے رہے. مطلب یہ ہے کہ انہیں وزارت چاہیے کیوں؟ سندھ پورے کا پورا ان کے اپنے پاس ہے. باقی وفاقی وزارتوں میں سے 4 5 7 اگر وزارتیں انہیں مل بھی جاتی تو ان کے انہوں نے کرنا کیا تھا؟ کیونکہ اتنی بڑی بڑی ساری چیزیں جب ان کے پاس آ جائیں گی تو یہ بڑا سمارٹ پلے کیا ہے مسلم لیگ نون کے اگینسٹ پیپلز پارٹی نے, اور بہت جلد یہ جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے ان کو حکومت گرا سکتے ہیں. اچھا, اب چونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہوں گی وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنے گی, میرا خیال میں کہ تاریخ میں یہ عثمان بزدار پارٹ 2 ہوگا. میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں عثمان بزدار پارٹ 2 کیوں ہوگا. عثمان بزدار سے بھی بدترین گورنمنٹ ہوگی مریم نواز کی, کیونکہ مریم نواز بنیادی طور پر ایک سنگ دل خاتون ہے. یہ بدلی کی سیاست پر بلیو کرتی ہیں. ان کی ایک ویڈیو ہے پوری, اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ سارے راستے آتے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب مطلب جب گورنمنٹ میں تھے کہ وہاں پر کیسے پہنچا جاتا ہے, اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, میں وہ کر بھی سکتی ہوں, مجھے ان راستوں کا بھی پتہ ہے, میں وہ سارا کچھ کرنا بھی جانتی ہوں, لیکن میں وہ نہیں کر رہی. مطلب بلکہ ان کے الفاظ تھے, اس میں جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں, اس میں یہ کرنا پڑتا ہے, وہ کرنا پڑتا ہے, وہ ساری ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, آپ سنیے گا ضرور اس میں. تو مطلب آج جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں تو یہ ان کی وہی سٹیٹمنٹ وہ اٹھائیں جب یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے وہ سارے کام آتے ہیں, تو مطلب انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ بدلی کی سیاست پر بلیو کرتی ہیں. تو جو خدمت تو ان کا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے, یا لیڈرشپ کوالٹیز تو ان کے اندر ہیں ہی نہیں, بلکہ لیڈرشپ کوالٹی تو ان لیڈر کے اوصاف کیا ہوتا ہے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. پھر انہیں پتہ بھی ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے لیے گورنمنٹ ہے, وہ لوٹ مار الگ سے ہوگی. پھر مریم نواز کی اپنی جو شخصیت ہے وہ کمپرومائز شخصیت ہے, ضروری نہیں کہ سارے اس کی بات مانیں, اور جس طرح کی پھر چیزیں کر کے مریم نواز کو یہ سارا کچھ چلانا پڑے گا تو ان کی ساری توجہ وہ دوسری طرف ہوگی, اس طرف تو ہوگی بھی نہیں. پھر گورنمنٹ کے اندر اور بھی بڑی فیملی کے اندر جو مسائل ہیں, کوئی اور وزیر اعلیٰ بننا چاہتا تھا تو اس فیملی میں سے پھر دوسرا بن جائے تو وہ مسائل انہیں الگ سے ہوں گے. اوورآل یہ جو پوری کا پورا اس کا ٹینیور آئے گا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا, یہ شدت پسندی کا ٹینیور ہوگا, یہ مخالفین کو دبانے کا ٹینیور ہوگا, یہ کیسز بنانے کا ٹینیور ہوگا, یہ صرف اور صرف بدلی کی سیاست کا زمانہ ہوگا, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا, اور کوئی خدمت یا کوئی معاملات اس گورنمنٹ کے اندر نہیں ہونے جا رہے ہیں. یہ عمران ریاض خان صاحب نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کے مقابلے میں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ صنم جاوید کو اسپیشل سیٹس پر ایم پی اے بنائیں اور ساتھ اپوزیشن لیڈر بنا کر اسمبلی میں بٹھا دیں, کیونکہ مریم نواز جیسی خاتون کو اگر کوئی ٹکر کی شخصیت اپوزیشن لیڈر ہو سکتی ہے تو وہ یقیناً صنم جاوید ہی ہے. اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور بھی بڑے نام آ سکتے ہیں, لیکن چونکہ ان کا اور معاملات ہیں, میرا یہ بالکل اس پہ 100% میں بھی اتفاق کروں گا کہ صنم جاوید صاحبہ جو ہے وہ بہترین آپشن ہو سکتی ہے عمران خان کے لیے کہ انہیں اپوزیشن لیڈر بنائیں, وہ جیل سے باہر آئیں اور وہ یہاں آ کر اس عورت کو اپوزیشن لیڈر, اور ریئل اپوزیشن جو ہوگی وہ یہی ہوگی, جینوئن اپوزیشن کر کے دکھائیں, اور وہ مریم نواز کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور پریشان کن بھی ہو جائے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی نا یہ اس خاندان کی بدبختی ہے. جیسے میں نے آپ کو مریم نواز کی اس ویڈیو کا حوالہ دیا, میں ایک تھوڑا سا پیچھے چلیں, یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے بے نظیر کے خلاف باقاعدہ خرید کر فتوے لیے تھے اس زمانے میں. جو زمانے کے لوگ ہیں وہ بالکل اس بات کو سمجھے بھی گے اور جانتے بھی ہوں گے کہ انہوں نے فتوے لیے تھے پیسے دے کر کہ عورت کا گورنمنٹ کرنے کا کیا حق بنتا ہے. وہ آپ دیکھیں اس وقت بڑے مطلب بے شمار لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ خاتون ہم پر مسلط ہوگی, عورت ہم پر, عورت کی حکمرانی اسلام میں نہیں ہے. یہ سارے انہوں نے فتوے لیے تھے بے نظیر کے خلاف, پیسے دے کر فتوے لیے گئے تھے پروپیگنڈا کرنے کے لیے, کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے. آج خدا نے ان سے وہی کام کروایا, ان کے اپنے گھر کی عورت, یہ بڑے پردے میں بیٹھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, ان کے اپنے گھر کی عورت وہی آج پنجاب کی حکمران بنی ہے, اور خدا نے ان سے بنوا کے انہیں دکھایا ہے کہ یہ دیکھو جو تم کسی پر فتوے لگاتے تھے وہی فتوے جو سنبھال کے رکھے ہوئے وہ اب انہیں اپنی جیب میں ڈالو اور دکھاؤ اپنی اس محترمہ کو کہ وہی فتوے سیم اس پر بھی اسی طرح کے یہ نافذ ہوتے ہیں. اور ان ورکر کو بھی جو نعرے لگاتے تھے انہیں بھی آج یہ دیکھنے چاہیے کہ یہ وہی فتوے ہیں نا جو اس وقت آپ کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے خرید کے لیے ہوئے تھے. ان کی اپنی آج بیٹی کیسے پھر حکمران بن گئی جی, اس وقت اگر بے نظیر غلط تھی تو آج یہ غلط کیوں نہیں ہو سکتی. دوسرا, انہوں نے بے نظیر کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, ان کے لباس پر انہوں نے توہین کی, ان کی ذات پر انہوں ایون وہ اسمبلی کے اندر رو پڑی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ میر نواز شریف وقت آئے گا کہ ایک بار تم یہ ساری چیزیں جب تمہارے گھر کی خواتین کے بارے میں ہوں گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. آج میں کسی بھی طرح اس کی بالکل بھی میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا یا اس کو میں فیور نہیں کروں گا اس عمل کو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جتنی آج بدتمیزی مریم نواز کے کریکٹر کے حوالے سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جتنی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید بے نظیر تو مطلب ایک اور بات ہے. اور اس کو اگر دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں کہ کل کو یہ بے نظیر کو کرپٹ کہا کرتے تھے اور آج یہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بے نظیر ہے.
2018 आ गया, मियाँ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, इन्होंने कहा इमरान खान साहब जो है उन्होंने मैंडेट चोरी किया है, ये इनका इल्ज़ाम था। आज ये उस टाइम ये झूठ बोला करते थे मैंडेट चोरी किया है। अच्छा चले था भी सही, तो आज देखें, आज पूरी कौम कह रही है कि इन्होंने मैंडेट चोरी की है, इनके अपने हम नवा कह रहे हैं मैंडेट चोरी की है, पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि ये मैंडेट चोरी हो गया। ये उस वक्त इमरान खान के बारे में कहा करते थे कि इमरान खान साहब जो वो सिलेक्टेड हैं। आज आज देखिए कि पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि ये सिलेक्टेड है। उस वक्त ये इमरान खान के बारे में कहते थे कि इमरान खान ने हमारी सीट्स चोरी की हैं, हमारे लोगों को हरवा कर स्पेशल इन्हें जिताया गया। पूरी दुनिया कह रही है कि इनके पास तो है ही कुछ नहीं, 15-20 से ज़्यादा सीट्स नहीं है, और बाकी सारी की सारी सीट्स जो है वो इन्होंने चोरी की हैं, इनकी अपनी नहीं है, बल्कि वो इमरान खान की चुराई हुई सीटें हैं इनके पास जो आ चुकी हैं। ये इमरान खान के बारे में कहा करते थे कि इमरान खान में अहलियत नहीं है, उसे सियासत नहीं आती। आज बिलावल भुट्टो ने इनके ऊपर ऐसा वार किया है, इन्हें ऐसा घुमा के रख दिया, इनको ऐसा कब्र में उतार दिया इनकी सियासत को, कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि यार ये कैसे बेवकूफ़ और अहमक और पागल लोग हैं कि इक़्तिदार के लालच में आकर इन्होंने अपनी सियासत को ही दफन कर दिया, कि उनको इतनी सी सियासत भी नहीं आती कि वो आपकी सियासत का वो जड़ें काट रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रही है। ये इमरान खान को कहा करते थे, आज इनकी अपनी सियासत का देखें वो मलिया मेट हो चुका है। ये इमरान खान के बारे में कहते थे कि इमरान खान नशा करता है, वो जेल में इतने अरसे से रह रहा है, उसको फिक्र ही नहीं है, पता ही कोई नहीं है उसे कि क्या है, वो ऐसा हशाश बशाश बिल्कुल। और इनकी अपनी हालत देख लें कि नशेयों से भी बदतर हालत इनकी हो चुकी है। वो नशा करने वाला तो फिर भी कुछ ना कुछ अक्ल और होश को हाथ मार रहे हैं, इनको इतना भी इस वक्त अक्ल और होश इनको नहीं आ रही है। ये खान साहब के बारे में कहा करते थे ये जेल में जाएगा, ये जेल के अंदर बर्दाश्त कर सकेगा जी, ये लंदन का पला बड़ा है। वो 1 साल 1.5 साल, वो इतना टाइम हो गया वो जेल में रह रहा है और इतनी सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, और ये लोग जो है ये 4-4 महीनों के बाद 6-6 महीनों के बाद बीमार हो जाया करते थे। एनीवे, अब मैंने चूंकि आपसे एक खबर मैंने शेयर की है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये सोच के आए थे कि मैं तो भाई वज़ीर आज़म बनूंगा, लेकिन वज़ारत उज़्मा तो उनके हक़ में ना आ सकी, उनकी किस्मत में ना आ सकी। वो आए वज़ीर आज़म बन गए थे, अपनी इश्तिहार भी वज़ीर आज़म के तौर पर लगाया करते थे, प्रोटोकॉल भी वज़ीर आज़म का ले रहे थे, लोगों से बात भी बतौर वज़ीर आज़म किया करते थे। लेकिन जब अवाम ने उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली है, तो अब उन्हें पता चल गया कि वज़ीर आज़म जो होगा तो मैं रहा नहीं। अब क्या करना था कि पीछे बैठ के सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिंग करनी थी, हुकूमत की सरपरस्ती करनी थी और सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा करना था। अब वो सोच रहे थे कि ये तो मैं लंदन में बैठ के भी कर रहा था, ये तो मुझे वो मेरी PDM की गवर्नमेंट चल रही थी तो मैं ही चला रहा था उधर बैठ के, इसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान आने का। तो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब जब टूट गया, तो मियाँ साहब अब अंदर ही अंदर ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि भाई जैसे ही हुकूमत की फॉर्मेशन हो जाती है, हलफ हो जाता है, चीज़ें मुकम्मल होती हैं, तो मैं दोबारा अपनी दवाई लेने का बहाना बनाकर मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊँगा और जाकर मैं क़याम करूँगा अपने उन फ्लैट के अंदर लंदन में। लेकिन काश कोई ऐसा होता गैरतमंद शख्स जो इस वक्त इनका नाम ECL में डालता और इन्हें पाकिस्तान में रोकता, क्योंकि 6 महीने या 1 साल के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा जेल में जाने लगे हैं। लेकिन एक बार ये शख्स भाग गया तो फिर यकीनन दोबारा इसको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।